पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना है। हमने ताकत का सर चश्मा अवाम को बनाना है। पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है। जनवरी के आखिर में, फरवरी के अवाइल में, 8 तारीख 26 मार्च इस साल के खत्म होने से पहले जनवरी का आखिरी महीना है। अब या आर या पार इंशाल्लाह। हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं हुआ। मैंने इशारा करना था, कर दिया कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अच्छे डायलॉग, कमाल परफॉर्मेंस, लाजवाब जोड़ तोड़ और जमहूरियत की धुन पर सियासत के उस्तादों के इनकलाबी राग। लेकिन फिर भी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई तो अब पार्ट 2 के लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अभी अवाम पहले पार्ट को भूली नहीं है। 10 जमातों की मुश्तरका प्रोडक्शन, तजुर्बाकार, बासलाहियत फनकार और हिदायतकार और उभरते हुए सितारों की स्टेज पर एंट्रियां, फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। अब उसी कहानी में सिर्फ हीरो बदल देने से नतीजा कैसे बदल सकता है? गुजरावाला में ऐसे जज्बाती डायलॉग डाले गए जो ना कभी किसी ने सुने थे और ना ही किसी ने कहने की जुर्रत की थी। इसलिए जो कहा उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी और लाहौर का पावर शो आखिरी सीन बन गया। सेंसर बोर्ड ने बार बार वार्निंग दी और कहा कि इदारों और किरदारों पर डायलॉग बाजी नहीं चलेगी। फिर फिल्म में ट्विस्ट आया और मज़ाहमत की सियासी कहानी अचानक मफाहमत में बदल गई। बड़े बड़े सियासी सितारों को पूरे मुल्क से इकट्ठा किया गया। सिंध और पंजाब के सुपरस्टार्स को फिल्म की कास्ट में शामिल किया गया, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना की खुसूसी एंट्री पर दावा किया गया कि अब तो इस फिल्म की कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। सेंसर बोर्ड के एतराज के बावजूद फिल्म में कई मज़ाहिया किरदारों को भी रखा गया। फिल्म फिर भी नाकाम हुई। इंटरवल से पहले कहानी में जो दो दोस्त कहते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, लेकिन फिर इस्तीफों पर इख्तलाफ सेनेट की बड़ी कुर्सी के लिए मुखालिफत में बदल गया। जिस कुव्वत के खिलाफ फिल्म के ट्रेलर में सब एक होकर लड़ रहे थे, कहानी के आखिर में उसी की उंगली पकड़कर चलने लगे और आपस में दस्तों गिरबा हो गए। आखिर में कहानी के सब हीरोज जीरो हो गए। अब दूसरे पार्ट में सिर्फ नए हीरो की एंट्री है जो फिर से इत्तेहाद के गीत गा रहा है, तोड़ने के बजाय जोड़ने की बातें कर रहा है, विलन से आवाम की जान छुड़ाने की बातें कर रहा है। फिल्म के सारे किरदार वही हैं, कहानी भी वही पुरानी है, डायलॉग भी वही है, कुछ भी नहीं बदला। तो एक हीरो के बदलने से नतीजा कैसे बदलेगा? लोग नई फिल्म आखिर क्यों देखने आएंगे? तो नाज़रीन, पीडीएम की इस नई फिल्म के हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सलीम मांडवी वाला साहब आज हमारे शो में मौजूद हैं। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब के पास ही चलते हैं। अली साहब, पीडीएम को दोबारा जोड़ने की बातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। हर चीज़ का सियासत में एक वक्त होता है और टाइम इज़ ऑफ एसेंस इन पॉलिटिक्स। मेरी ज़ाती राय में पीडीएम वो मौका खो चुकी। 2-3 ऐसे मौके आए जिसमें वो अगर स्टैंड लेते तो शायद उनकी कोई बात बन जाती, लेकिन जब उन्होंने अपने रास्ते अलहदा किए, फॉर एग्जांपल सेनेट इलेक्शंस में उनके बीच की दरारें खुल के सामने आई, इस्तीफ़ों के मामले पे उनकी दरारें खुल के सामने आई, और साथ साथ अवामी मसाइल पे वक्त पे ना उठना और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टीम सिलेक्ट करना,
अवाम एक्सपेक्ट करती है कि अगर उनको कोई मसला है तो उनका कोई जेन्युइन अगर अपोजिशन से आवाज़ उठे तो वक्त पे उठे। जैसे इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, अवामी मसाइल पे वक्त पे हम असेंबली के बाहर बात करते थे। अवाम ने इनको पहचान लिया कि आपस में इनकी ज़ाती मफाद की लड़ाई है, ज़ाती मफाद के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं, साझेदारी है अपनी ज़ाती मकासद के लिए। सो वो एक दफ़ा जब आपकी तहरीक बैठ जाए, और वो बैठ गई उस दिन जब इस्तीफ़ों के मामले में इनके बीच में, क्योंकि एक नजरिए की बुनियाद पर इकट्ठे नहीं थे, ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठे थे। मैं नहीं समझता किसी मुर्दे में कफन दफन होने के बाद दोबारा जान डाली जा सकती है। अपनी कोशिश करके देख लें, पार्लियामेंट की हद तक थोड़ा बहुत आगे पीछे बयानात आ जाएंगे, किसी चीज़ पे इकट्ठे कोई एहतजाज वगैरह कर लेंगे, जलसा वगैरह शायद हो जाए, लेकिन वो तरीक चलाना, ना वो तरीक चलाने वाले लोग हैं, ना इनके पास वो नजरिया है, अवाम इन पे एतमाद के लिए तैयार है। अच्छा सलीम अडवाणी साहब, ये आपने सर सारी ये गुफ्तगू सुनी। सलीम साहब ये अली मोहम्मद खान साहब तो कहते हैं कि इट्स डेड नाउ, पीडीएम के अंदर तो अब बचे कुछ नहीं है। तो ये शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी से दोबारा मफाहमत की बातें दोबारा कम कर दें, सर ये क्यों हो रहा है? कम कर दें, क्या करूं? अली मोहम्मद खान साहब हमारे मेरे भाई हैं, इनके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक भी रहता है, तो डेफिनेटली ये उनका मौक़िफ़ हो सकता है कि फिल्म ख़त्म हो गई है। मगर आपको खुद पता है मंसूर साहब, सियासी पार्टियां और सियासत कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी हुआ है, और मैं कई दफ़ा ये कई शोज़ पे कह चुका हूँ कि अगर एक पार्टी कहती है कि जी हम इस्तीफे नहीं एग्री करते और एक कहती है कि जी देने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका इत्तेहाद ख़त्म हो गया। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है। और मौके तो जी खोना, ये तो सियासी पार्टियों के लिए एक इट्स पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो मौके खो देने से क्या सियासत खत्म हो जाती है? क्या उनका मौक़िफ़ खत्म हो जाता है? क्या उनकी स्ट्रेटजी खत्म हो जाती है? मैं नहीं समझता। और मैं समझता हूं कि पीडीएम शहबाज शरीफ साहब आए हैं वापस, और अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम शुड कम बैक टुगेदर। तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं। लेकिन सलीम साहब, जो फॉर्मूला पहले नाकाम हो चुका है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आप लोगों ने खुद रिजेक्ट कर दिया, एक दूसरे पे इतने इल्जामात लगा दिए, लोग अब इस चीज को क्यों खरीदेंगे दोबारा? सर देखें, मेरा मतलब जरूर एक फॉर्मूला जो उन्होंने पेश किया एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी डिड नॉट एग्री टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अब मे बी दे कम अप विद समथिंग मोर वर्केबल, और अगर वो ये कोई चीज लाते हैं विच इज मोर वर्केबल, और अब आप एक और फैक्टर जरूर रखें माइंड में, जहांगीर तरीन का फैक्टर विच इज अ बिग फैक्टर, और उसके साथ अब पीडीएम का दोबारा मिलना और उनके राब्ते होने जहांगीर तरीन साहब के साथ, ये एक डिफरेंट डायमेंशन है। एक मिनट तो सलीम साहब, आपने क्या फरमाया? जहांगीर तरीन साहब के राब्ते पीडीएम से खत्म हो गई? सॉरी, मैं सुन नहीं सका सर। आपने फरमाया जहांगीर तरीन साहब के राब्ते पीडीएम के साथ हुए हैं? मतलब ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के राब्ते ऑपोजिशन पार्टियों के साथ नहीं है, तो ये मेरा ख्याल somebody is wishing something which is not there. ओके अली मोहम्मद खान साहब, ये तो सर बड़ी खतरनाक बात बता रहे हैं सलीम साहब। जहांगीर तरीन साहब के ऑपोजिशन पार्टियों से राब्ते, सर बात यहां तक पहुंच चुकी है। मंसूर भाई देखें, जहांगीर साहब के साथ नज़दीक से काम किया, कोर कमेटी के जब मैं हिस्सा था तो नज़दीक से उनको देखा। देखें, उनका कोई गिला वज़ीर आज़म साहब से हो सकता है, पार्टी से नाराज़गी भी हो सकती है, उनको कुछ खदशात भी हो सकते हैं जिसकी तसल्ली तशफ़ी भी कराई गई है कि ज़्यादती नहीं होगी, बाकी आप अदालत से अपना आपको क्लियर करना है। लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ, देखें वो नाराज़ हो सकते हैं, नाराज़ होकर घर बैठ सकते हैं, अपना कोई अलहदा न्यूट्रल कुछ और कर सकते हैं। इन लोगों के साथ जिनके खिलाफ उन्होंने हमारे साथ मिलकर जदोजहद की है, नून या पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, मैं नहीं समझता वो इस टाइप के आदमी है कि वो इनके साथ मिल जाएंगे। अपनी कोई वैसे कोई इम्कान नहीं है, लेकिन कोई अलग पार्टी भी बना सकते हैं अगर कोई उनको बनानी पड़े, लेकिन इनके साथ आके मिल जाएं, मैं नहीं समझता। जितना मैं उनको जानता हूं, वो नाराज हो सकते हैं, साइड पे बैठ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए नाराज हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल पार्टी से बाहर जाके इन लोगों से मिल सकते हैं। मेरे ख्याल में सलीम मांडवी वाला साहब की इतलात जो हैं
थोड़ी सी नाकस है। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे के बारे में यही कह रहे हैं कि जी आप लोगों की इतलात जो है वो नाकस है। चले मैं आगे मोहसिन साहब से मेरे ख्याल में पूछता हूँ। सलीम साहब कुछ कह रहे हैं? दोस्त भी हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर जो बात मैंने कर दी है आई स्टैंड विद इट। मैं तो सर बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है, मैंने पहले नहीं सुनी थी ये बात अभी तक कि जहांगीर साहब को पर्सनली बता भी दूंगा। अच्छा, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। मोहसिन शाहनवाज साहब ये इधर ही बता दें सर। वो कह रहे हैं इधर ही बता दें सलीम साहब। टाइम नहीं आया, जरूर बताऊंगा, आपके शो पे भी बताऊंगा। अच्छा, वैसे अली साहब मैं मोहसिन साहब के पास जाने से पहले सर ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ था ना, उस इलेक्शन से पहले भी आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हो ही नहीं सकता, नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन सर सरप्राइज तो उस वक्त भी आ गया था। वैसे वो देखिए ना, फिर वो हमारे मुल्क में हर तरह के बादशाह गर हैं, तो एक जोड़ तोड़ के बादशाह भी हैं, कराची में बैठते हैं हमारे साबिक सदर साहब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा, तो कभी कभी उनका जादू चल जाता है। नहीं सर, ये जादू दोबारा ना चल जाए ना, आपने तो गारंटी मुझे दे दी कि जी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि तरीन साहब राब्ता करें। मेरे ख्याल में थोड़ी सी गुंजाइश उनका जो जादू है, थोड़ी सी गुंजाइश वो सुन ले जरदारी साहब के पास जो मंत्र है ना, वो उसका तोड़ मेरे ख्याल में तरीन साहब के पास है। उनके पास वो नजर वट्टू है, उनके ऊपर जरदारी साहब का जादू नहीं चलेगा। अच्छा सलीम साहब, वो सेइंग समथिंग, मुझे आवाज नहीं। जी सलीम साहब क्या कह रहे थे आप? कि जरदारी साहब का जादू चलेगा उस पे, मैंने तो ये बात की नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मोहसिन साहब के पास जरा चले। मोहसिन साहब, ये शहबाज शरीफ साहब इशाइये कर रहे हैं सर, ऑपोजिशन लीडर्स के, ऑपोजिशन के जो पार्लियामानी रहनुमा हैं उनके इशाइये कर रहे हैं, ये पीडीएम को एक दफा फिर सर पुरानी फिल्म जो नहीं चली अब उसकी पार्ट 2 लाने की कोशिश हो रही है। मोहसिन भाई देखिए, ये इसमें तो हर नामुमकिन को मुमकिन करने की बड़ी पुरानी माजी से रवायत चली आ रही है, और इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी अजीब बात भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी के साथ चाहे हमारे इख्तलाफात जहाँ पर भी रहे हों, और जितने भी हमारे इख्तलाफात रहे हों, वो इख्तलाफात जो हैं वो उनकी मौजूदगी में हम इस वक्त जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज के बीच में मेरे ख्याल से ये कहना कि माजी को अगर आप देख लें, मिसाक़ जमहूरियत हमने किया, उसके बाद हम दोबारा एक फेज में से गुजरे, फिर हमने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शंस भी लड़े, फिर उसके बाद दोबारा जब जमहूरियत को कोई खदशा लाग हुआ, कोई ऐसे मामलात हुए, फिर हम इकट्ठे हुए। देखिए, हमारा मकसद क्या है, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती जो है उसका नफाज यकीनी बनाना। अब अगर आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर, और अगर उसकी खातिर हमें इकट्ठा होना पड़ता है और छोटी मोटी चीजों को एक तरफ रख के आगे अली भाई आप सार्केस्टिक की बात कर रहे हैं जी, अगर हमें एक सच्ची चीज इकट्ठे आगे बढ़ने के लिए कुछ करना भी पड़े तो उसमें कोई भाम नहीं है। वो लेकिन रांझा साहब, जो लोग आप लोगों के जलसों में आए, जिन्होंने डंडे खाए, लाठियां खाई, पता नहीं क्या कुछ किया पीडीएम की उस तहरीक के अंदर, बाद में आप लोग आपस में लड़ पड़े, अब वो लोग क्यों नाम भी खाए सर, वो क्यों आएंगे अब दोबारा सर आप लोगों के जलसों में? देखिए, आप समझ रहे हैं कि हमारे लोगों को कोई हम उससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। अच्छा, हम एक सियासी जमात है, हम एक सियासी जमात है, हम एक सियासी कुव्वत है, लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम लोगों की एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की आवाम में, मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर किया है, बहुत ज्यादा दिखाया है। ये क्रेडिबिलिटी जो है मोहसिन भाई, ये जो राय साहब ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये अब आप बाकायदा समझते हैं कि पीडीएम को दोबारा जोड़ने की जो है वो एक कोशिशें शहबाज शरीफ साहब के जरिए स्टार्ट हो गई हैं, इज दैट करेक्ट? देखिए, आप ये चाहते हैं कि हम लड़े रहे, या पाकिस्तान की अगर जमातें इकट्ठी होकर एक मुस्तकबिल का अच्छा लाया अमल बनाए तो वो बेहतर है? आप मुझे बताएं। रांझा साहब, मैं तो कहता हूँ आपको ऐसा इत्तेहाद बनाए, कोई ऐसा इत्तेहाद बनाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपका हिस्सा बन जाए सर, और बोलें। हो सकता है ये बन जाए, वो जहांगीर तरीन साहब की तो बात हो रही है ना, जिस तरह मांझी वाला साहब ने कहा है, जहांगीर तरीन साहब की तो बात हो रही है, वो पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। तो ये सलीम साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सलीम साहब? सॉरी वी कुडंट हियर यू। साहब को कहना चाहता हूं कि इन्हीं के शो पे आके आप राजा साहब को और अली मोहम्मद को बुलाइएगा, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये सलीम साहब के पास ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक कम से कम हमारे तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ये बार बार जो है ना वो एक फायरवर्क कर रहे हैं, और हम सब कंफ्यूज हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं।
मैं फजूल बात नहीं करता। ये सलीम साहब की इंफॉर्मेशन की मैं भी सेकंड कर देता हूँ, ये इंफॉर्मेशन ठीक है और बिल्कुल ये ओपनिंग है और वो राब्ते में भी, और ये काफी 2-2.5 माह पुरानी, मेरे जो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है 2-2.5 माह से, ये 1.5-2 माह से ये सिलसिला चल रहा है। और अभी जो सूरत हाल बन रही है उस सूरत हाल की सिर्फ मेरा ख्याल से कुछ मैकेनिक्स का मसला है। अगर वो मैकेनिक्स रिजॉल्व हो जाते हैं और इशू सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह ताला हम जो भी अगला लायामल बनाएंगे वो जल्द आपके सामने। अच्छा, ये हम बड़े होपफुल हैं। ये आपने भी थोड़ी देर पहले क्रेडिबिलिटी की बात की रांझा साहब, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ईद से पहले एक इंटरव्यू दिया था और उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया गया था पीडीएम के हवाले से, क्योंकि आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा था, सवाल भी सुनिए और जवाब भी सुनिएगा जरा। ये आपने गुफ्तगू, तो मोहसिन साहब ये बेसिकली शर्त और शराइत पीपल्स पार्टी के लिए अब भी उसी तरह बरकरार है। देखिए शहबाज शरीफ साहब इस मामले को देख रहे हैं और अगर वो और वो सारी सूरत हाल को खुद आगे लेके चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि शाहिद साहब की बात हुई उस वक्त के हालात के मुताबिक बात होगी, जो उस वक्त सूरत हाल जो आज आपको पता है कि सियासी सूरत हाल जो होती है वो बदलती रहती है, तो हमेशा एक स्टेबल नहीं होती, उसमें चढ़ाव आता रहता है और सूरत हाल है उसके मुताबिक। अच्छा, मैं मोहसिन साहब से भी मैं मोहसिन साहब की तो गुफ्तगू सुन ली। सलीम साहब, ये जो मोहसिन साहब फरमा रहे हैं कि जी हालात बदलते रहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कहा जाता है कि जनाब वो जो कुछ भी हुआ था वो आप जरा सारा कुछ वापस ले लें और जो अपोजिशन लीडर इन द सेनेट के हवाले से जो कुछ भी हुआ है उसको भी रोल बैक करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मार्जिन देगी नून लीग को? सर देखिए, मैं मंसूर भाई यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लोगों में और पॉलिटिकल पार्टियों में राब्ते कोई अनहोनी बात नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें देखें, आपका क्या ख्याल है, जब गवर्नमेंट बन रही थी तो पीटीआई राब्ते में नहीं थी पॉलिटिकल पार्टियों से? बिल्कुल थी। अच्छा, मे बी एज अ पार्टी राब्ते में नहीं थी, बट पार्टी मेंबर्स तो राब्ते में थे। आपका क्या ख्याल है, आज पीटीआई के मेंबर्स हमसे बात नहीं करते? बिल्कुल करते। तो ये समझना कि जी जहांगीर तरीन किसी से बात, जहांगीर तरीन इन दी एंड इज अ पॉलिटिशियन, वो क्यों नहीं किसी से बात करेगा? और जहां तक रांझा साहब कह रहे हैं और खाकान अब्बासी साहब का पर्सनल व्यू ये जरूर हो सकता है जो उन्होंने आपको मुझे सुनवाया, मगर पीडीएम का ये व्यू नहीं है। अच्छा, ये देखिए मेरा एक पर्सनल, सर ही इज अ सेक्रेटरी जनरल पीडीएम सर, हो सकता है, बट एज पॉलिटिकल पार्टीज ये व्यू नहीं है। नहीं, लेकिन सलीम साहब ही इज सेक्रेटरी जनरल पीडीएम सर, सो डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर। देखें, देयर आर 11 पार्टीज इन द पीडीएम, so he can have that view, but that doesn't mean Maulana has that view, that doesn't mean other parties have this view। तो ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एक व्यू अभी कह सकता हूं कि जी मेरा एज सलीम मांडवी वाला ये व्यू है, बट नॉट नेसेसरली पीपल्स पार्टी का लीडरशिप का ये व्यू हो सकता है। एंड व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट हैड डिसएग्रीमेंट्स, तो ये तो कब नहीं, ये हमारी तो ये दफा एमएलएन के साथ हमारा झगड़ा हुआ, उनकी गवर्नमेंट में हमारी उनके साथ, तो हम भी उनके साथ बैठे, ठीक है, उनके साथ साइन की। ठीक है सर, तो ये पार्टीज में होता है, ये पता नहीं इसको क्यों इतना एक हवा बना दिया गया है कि जी ये मिल ही नहीं सकते दोबारा, ये बात ही नहीं कर सकते, ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं पॉलिटिक्स में। ठीक है, वेरी वेरी अप्रोच सर। मैं नाज़रीन, ये जो सलीम साहब ये बात कर रहे थे उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि जो पोजीशंस ले ली गई थी जिसमें बार बार जलसों के अंदर खड़े होकर मरीम नवाज साहब भी कहती थी कि अब बातचीत नहीं हो सकती, हमारा मुकाबला तुम्हारे साथ नहीं है सिलेक्टर्स के साथ, और इस तरह की जो बातें की जाती थी। और इमरान खान साहब भी जो पोजीशंस लेते रहे हैं कि हम किसी सूरत भी ऑपोजिशन से बात नहीं हो सकती, मैं कतई तौर पे भी एनआरओ नहीं दूंगा, बड़ी पोलराइज किस्म की पोजीशन ली हैं इन तमाम जमातों ने। इसके साथ साथ चौधरी निसार अली खान साहब आज हलफ लेने के लिए पंजाब असेंबली पहुंचे लेकिन हलफ ले नहीं सके, कुछ उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जहाँ बात हो रही है तो चौधरी निसार अली खान साहब आज तकरीबन 2.5-3 साल के अरसे के बाद पंजाब असेंबली पहुँचे और हलफ उठाने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन उनका
हलफ नहीं हो सका, हलफ नहीं उठाया जा सका और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अली मोहम्मद खान साहब, चौधरी निसार साहब को आज रोक दिया गया हलफ उठाने से, इसकी वजह ये बताई गई जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वहाँ पे नहीं है, लेकिन इससे पहले आपकी अपनी पार्टी की एमपीए जो हैं ऐसी सूरत हाल में हलफ उठा चुकी हैं जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं था। सर ये क्या हुआ है, इसकी वजह क्या है? चौधरी निसार साहब के हवाले से ये भी खबर आ रही थी कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि वो हलफ ना उठा सकें। देखिए, हुकूमत की ख्वाहिश या मंशा तो इसमें मैं नहीं समझता कि अहम है। असल में तो ख्वाहिश और मंशा अवाम की है और वही मैटर करती है। और हुकूमत क्यों नहीं चाहेगी कि एक इलेक्टेड एमपीए जो है वो ओथ ले, लेकिन इसमें चौधरी साहब को खुद भी सोचना चाहिए कि इसमें अराउंड तीसरा साल है, अभी 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2.5 साल हो गए हैं और अभी तीसरा बजट जो है हुकूमतों का आने वाला है, पंजाब का भी मरकज़ का भी। तो वो जो अवाम ने चौधरी साहब को वोट किया था, और देखें चौधरी साहब पे हमेशा इन लोगों ने एतमाद किया था, हमेशा फेडरल मिनिस्टर या एमएनए की सीट पे वो आते रहे और इसमें कोई वैसे शक नहीं है कि नून लीग में से चंद जो क्रेडिबल नाम है उनमें से चौधरी साहब का भी नाम आता है। कोई कभी किसी स्कैंडल वगैरह में उनका नाम नहीं आया, लेकिन उनको भी इंसाफ करना चाहिए था अपने जो उनके वोट देने वाले हैं, जो वोटर्स हैं, कि उनको क्यों 2.5 साल तक उन्होंने बिल्कुल एक तरह से इग्नोर किया और उनको महरूम रखा, उनकी नुमाइंदगी ना हुई सूबाई असम्बली में। बाकी जहाँ तक कौमी अपना सूबाई असम्बली के स्पीकर साहब का ताल्लुक है तो वो आ जाएंगे, अगर उन्हें ओथ लेना है तो वो ले लेंगे ओथ। ये भी सुना शायद मैंने, क्योंकि मैं तो पूरा दिन सेनेट और कौमी असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा ले रहा था, कि चौधरी साहब शायद चाहते थे कि स्पीकर उनको ओथ दे या एनी हाउ। हुकूमत की हद तक मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत किसी आइनी कानूनी अमल में कभी भी रुकावट ना डालेगी, ना मरकजी, ना हमारी सूबाई हुकूमत, ना हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब। अगर कोई मेंबर आके ओथ लेना चाहता है तो हम किसी गैर जमहूरी तरीके से उनको रोकेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल सोचना ज़रूर चौधरी साहब को चाहिए कि उन्होंने अपने हल्के के अवाम के साथ 2.5 साल मेरे ख्याल में जो है वो इंसाफ नहीं किया। ही शुड हैव कम, अगर वो नहीं चाहते थे सूबाई असम्बली में आना, ही शुड हैव लेट समबडी एल्स कि वो आ जाएं वहाँ बैठ जाएं, लेकिन 2.5 साल तक महरूम रहे। कितने लोगों के पानी के, गैस के, बिजली के मसाइल और अवामी मसाइल, डीसी के, पुलिसिंग के इशूज़ आते रहे होंगे जो कोई नहीं होगा उसको एड्रेस करना। मैं समझता हूँ कि एक हक था जो वो शायद 2.5 साल उससे इफा ना कर सके। तो मोहसिन साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, मुस्लिम लीग नून किस तरह देख रही है सर चौधरी निसार साहब की जो, अगर मैं इसको री एंट्री का लफ्ज़ ही कहूँ तो किस तरह देख रही है री एंट्री? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है और उस ऑर्डिनेंस के बीच में ये, बल्कि एक ऑर्डिनेंस लेकर भी आई, बिल लेकर भी आई हुई है जो कि कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर, जिसमें बल्कि वजीर अली मोहम्मद साहब वहाँ पर वो पेंडिंग भी है, जिसमें उन्होंने कौमी असम्बली के लिए और सेनेट के लिए एक शर्त रखी है कि 15 या 20 दिन के अंदर या महीना गालिबन के अंदर अगर हल्फ ना उठाए इलेक्शन होने के बाद तो उसको नाअहल कर दिया जाए या उसका इलेक्शन खत्म होकर नया इलेक्शन कराया जाए उस हल्के का। ये उस बिल का हिस्सा है। अब जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक ये अब वही शर्त जो है सूबाई असम्बली में भी लेके आ रहे हैं और उसी शर्त जो है उसके अगर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है, क्योंकि वैसे ही ये हुकूमत मशहूर है कि यहाँ पे कानून साजी नहीं, ये हुकूमत ऑर्डिनेंस जो है उसके जरिए चल रही है और पार्लियामान जो है उसकी जो फौकियत है और जो अहमियत है वो खत्म हो चुकी है, तो ऐन मुमकिन है कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आती है। और अगर हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आती है और फिर उसके बाद ये अगर हल्फ को रोका जाता या टेक्निकल बुनियाद पे उस हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की कोशिश की जा सकती थी। तो इस सूरत हाल के बीच में एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू, जहां तक अली मोहम्मद साहब ने गिला शिकवा किया चौधरी साहब से, तो अली मोहम्मद साहब से मैं भी गुजारिश करूंगा कि बंदा नाचीज हाजिर है। बंदे नाचीज के हल्के में ना कोई गैस के ऊपर बंदे नाचीज को सुना जाता है, ना बिजली के मामलात में बंदा नाचीज को सुना जाता है, ना पुलिस के मामलात में बंदा नाचीज को सुना जाता है, ना कोरोना के मामलात में बंदा नाचीज को सुना जाता है। तो यहाँ पे जो हम इलेक्टेड लोग हैं, और अली मोहम्मद खान साहब का गिला जायज होगा, शायद जब हम भी थे तो हम भी इनके साथ यही किया करते थे, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी निसार साहब अगर 2 साल अगर वो असेंबली में नहीं पहुंचे तो अपने अवाम का तो वो हम जैसे लोग सारे आए हुए हम भी कुछ नहीं कर सके, तो शायद उन्होंने भी कुछ आगे कर नहीं लेना था, क्योंकि जो पीटीआई का पैटर्न है हुकूमत करने का कि अगर कोई दूसरी जमात का रुकन असेंबली डीपीओ के दफ्तर में चला जाए तो उस डीपीओ का तबादला कर दिया जाता है, अगर डीसीओ के दफ्तर में चला जाए तो उसका तबादला कर दिया जाता है और उसको अजीब अजीब इबाम हो जाते हैं, उसको सूबा बदर कर दिया जाता है। तो ये मेरा ख्याल से अली साहब की बात मुनासिब नहीं। अली साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी अली साहब। शॉर्ट सा है क्योंकि माननीय साहब की बारी है। देखें, आपके काम हुए या नहीं हुए एक अलग इशू है, होने चाहिए जायज़। अगर कोई काम है
कोई भी इलेक्टेड अगर अपोजिशन का भी है, मुझे याद पड़ता है अपोजिशन के ज़माने में मेरे इलाके तख्तबाई में वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट नहीं होता था, मैं रोज़ असेंबली में चीखता था। मेरे कहने शोर मचाने पे चीफ जो है NHA के चेयरमैन आए, वो कंप्लीट हुआ। जब इफ्तिताह का मौका आया मुझे साइड लाइन करके तो सवात से अमीर मकाम साहब को बुला के मेरे मंसूबे का इफ्तिताह करा दिया गया। लेकिन चलें, इफ्तिताह अहम नहीं है, लोगों का मसला हल हुआ, अल्लाह ताला के करम से मेरे हाथ से हुआ, लेकिन फिर इफ्तिताह करने ये साहब पहुंच गए। तो इस तरह की हरकतों से पार्लियामेंटेरियंस को दूर रहना चाहिए। अगर इनके हल्के के कुछ मसाइल हैं तो पंजाब हुकूमत हमें, मैं समझता हूँ, हमें एड्रेस भी करने चाहिए, और आज उन्होंने बात की भी। लेकिन उसूली तौर पर बात जो है मैं दूसरी कर रहा था, अगर उनके मसले हल भी नहीं हुए तो उनके अवाम को जो है बैरिस्टर साहब के जरिए एक मौका है कि वो सबसे बड़े अवाम कौमी असम्बली में खड़े होकर उसको रेज कर सकते हैं, ठीक, अवाम के सामने ला सकते हैं, हमें हुकूमत को हमें शर्मिंदा कर सकते हैं। लेकिन ये मौका चौधरी साहब ने अपने अवाम को नहीं दिया कि अगर फर्ज करें, अब ये तो अभी की बात ये करें ना, अगर वो आते ओत लेते अपने लोगों के मसाइल पे पंजाब की सूबाई असम्बली में बात करते, अगर पंजाब की हुकूमत हल ना करती तो फिर गिला बनता था कि आप, लेकिन आपने तो अपने अवाम की आवाज को ही दबा दिया कि सूबाई असेंबली में वैसे पंजाब के अवाम सीट जो है वो 2.5 साल से अनरिप्रेजेंटेड है। तो क्या ये इंसाफ है? अली भाई, वैसे पंजाब के अवाम तो आपके अपने रहनुमाओं के साथ भी काफी गिला कर रहे हैं कि जी हमारी आवाज नहीं पहुंचती, और वो लोग मैं गुजारिश करूंगा असेंबली में तो बात कर लेते हैं ना, अनरिप्रेजेंटेड तो नहीं है ना। उसूली तौर पे तो आप मेरे साथ हैं कि इस पे भी साथ नहीं है मंसूर साहब। नहीं होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना, जबान बंदी तो ना हो ना। मैं तो ये जबान बंदी है। मैं तो ये जो आप ये जो ला रहे हैं, ये जो बिल ला रहे हैं, मैं तो पूरी तरह इसको सपोर्ट करना चाहूंगा कि वाकई अगर कोई शख्स जो है वो चाहे अना के चक्कर में ही, ये भी तो होता है ना, इसमें तो एक एलिमेंट ये थ्योरी भी दी जा रही है जी, अना का चक्कर है कि अब मैं जाके पंजाब असेंबली का हलफ उठाऊं, तो अगर यही चक्कर है तो फिर ऐसे शख्स को वाकई असेंबली नहीं आना चाहिए। मैं उस पर नहीं कमेंट करता, जाती बात मैं उस पर नहीं कमेंट करता। आई डोंट नो कि क्या रीजन है चौधरी साहब ने। नहीं, मैं चौधरी साहब की बात नहीं कर रहा, मेरा तो और पॉइंट है, बात कर रहा हूँ, मैं उसूली बात कर रहा हूं कि देखिए पाकिस्तान, सुने मेरी बात भाईजान, पाकिस्तान का जो एरिया है मंसूर अली खान साहब, दैट इज 796,096 स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज कंपोज ऑफ 4 प्रोविंसेस, और आपका उसमें जो है जितना सूबाई हल्के के लोग हैं और कौमी हल्के के, उनका एक एक बंदे का हक है कि उसके वोट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौमी या सूबाई असेंबली में उसकी बात करे। आपने अपने लोगों को अगर 2.5 साल महरूम रखा, मुझे आप बताएं क्या ये इंसाफ है? नहीं, मैं तो सर यही तो बात कर रहा हूं अली साहब, मैं चौधरी निसार की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा शख्स, अगर कोई शख्स, मैं चौधरी निसार की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स अगर ये समझे कि जी मैं जाके प्रोविंशियल असेंबली का हलफ उठाऊंगा, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। ये उस इलेक्टोरेट के साथ ना इंसाफी है जिसने बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाज़रीन एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आगे की बात कि अगर कोई नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी चौधरी निसार अली खान साहब के हलफ उठाने के हवाले से। अली मोहम्मद खान साहब कोई बात कर रहे थे, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना पड़ गया। अली साहब बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सलीम साहब के पास जाऊँ। जी मंसूर साहब, जी उसी हल्के वाली बात थी। मैं तो ये कहूँगा, देखें अगर कोई किसी का ये कोई तासुर है, देखें ऐवान सारे मौजूद हैं, जिस तरह कोई पेशा जो है वो अदना नहीं है, हर चीज़ की अहमियत है। और 18वीं तरमीम के बाद तो अगर कोई आवाम के बुनियादी मसाइल के हल की चीज़ें हैं, देखें इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, जो सेहत का महकमा है, ये सारी एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें तो अब सूबे में है और वो सूबाई असम्बली से होता है। हल्के कौमी असम्बली में तो आप ज़्यादातर नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या बिजली गैस के अलावा ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो तो नीचे हैं। ठीक, तो कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता सूबाई असम्बली का फोरम अदना है और वहाँ कोई, अगर किसी की सोच है तो मैं नहीं समझता वो मुनासिब है। ठीक है, मैं फिर ये कहूँगा, मैं कोई किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, कोई ज़ाती बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक उसूली है कि अपने अवाम को 2.5 साल जो है महरूम रखना कोई मुनासिब अमल नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो वी शुड हैव लेट समबडी एल्स टू टेक ओवर। हाँ, अगर कोई ओथ लेना चाहता है तो आईनी तौर पे मैं नहीं समझता कि हम कोई उनको रोकेंगे। हाँ, अगर कोई कानूनी कदम है वो अलग बात है, लेकिन हम किसी इंतजामी तरीके से किसी को किसी के आईनी हक से हम महरूम नहीं रखेंगे। इमरान खान साहब की ना ये सोच है, ना कभी उन्होंने ये किया है। अगर उनकी ख्वाहिश है कि वो ओथ लें, कोई कानूनी कदम नहीं है। आज स्पीकर साहब शायद नहीं थे, जब वो होंगे तो ओथ उनसे ले लेंगे। ठीक है, अच्छा साहब, हम लोग जो बात कर रहे थे एहतजाज की पीडीएम के हवाले से या अपोजिशन जमातें जो कुछ भी कह रहे थे, रिसेंटली पिछले एक हफ्ते के अंदर हुकूमत की जानिब से जो चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए गए हैं वो ये कि जी हम लोग एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो 3.9
6.94 की तरफ हम देख रहे हैं। इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत अच्छी हो गई हैं, रेमिटेंसेस हमारी बहुत बेहतर हो गई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जब वापस आए इतवार वाले दिन, बड़ा ज़बरदस्त वालेहाना किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। उन्होंने इजराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो कुछ किया, तो हुकूमत तो एक्चुअली डोंट यू थिंक परफॉर्म करना शुरू हो गई है, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं? देखिए साहब, अभी मैंने आपसे पहले भी एक शो किया, वहां भी यही बात हो रही थी। देखिए वर्ल्ड बैंक ने अलग रिपोर्ट इशू की हुई है, IMF ने आपकी ग्रोथ की इस साल की भी, नेक्स्ट ईयर की भी प्रोजेक्शन की हुई है। और देखिए वो लोग ऐसे हवाई प्रोजेक्शंस नहीं करते, और हमने ये पहले भी देखा है। और हर चीज देखें, इकोनॉमी की कंपेयर होती है फ्रॉम द बेस। व्हाट बेस हैव यू टेकन टू शो योर ग्रोथ? अगर आप जैसे वो बात कर रहे हैं पिछले साल की, पिछले साल was the worst year of Pakistan in the history of Pakistan। मतलब इतना बुरा साल पाकिस्तान का नहीं गुजरा since Pakistan came into existence। उसको अगर आप बेस लेके आगे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहे हैं दुनिया को और लोगों को, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप ग्रोथ लें 2013 की, मैं तो कहता हूं 2013 की फिगर ले लें आप, और उससे आज के हालात को आप कंपेयर कर दें। मतलब वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री मंसूर साहब, वी आर सपोज टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन आवर फूड, इन आवर एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स। जी, हमारा हाल ये हो गया है कि हम 14 या 15 बिलियन बेल से 6 बिलियन कॉटन पे आ गए। हम वीट एक्सपोर्ट करते देते थे 2013 में, हम आज वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपनी मईशत के साथ, मुझे नहीं समझ में आ रही। या जो हमारे मईशत को हैंडल कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कोई कर भी रहा है कि नहीं, और वो क्या, व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द प्लान? ये तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया इस गवर्नमेंट का। नहीं सर, शौकत तरीन साहब को लाए तो साहब, शौकत तरीन साहब को इसीलिए तो लाए हैं। देखिए शौकत तरीन तो आज आया है ना, उसके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि ही विल टर्न एवरीथिंग अराउंड ओवरनाइट। मतलब आप लाए हैं, नोबडी इज सेइंग कि आपने, मतलब आई शुड से द फर्स्ट गुड डिसीजन दिस गवर्नमेंट हैज टेकन। मैं मतलब उसको एंडोर्स करता हूं, मगर द पॉइंट इज ही विल आल्सो नीड टाइम ना। आपने तबाही इतनी मचा दी 2.5 साल में, प्लस कोरोना आ गया, आपने उसके ऊपर कोई प्लान नहीं बनाया, आपने उसको कोई ओवरकम करने के लिए इकोनॉमिक पैकेज नहीं दिया। मतलब आप दुनिया को देखें, अमेरिका ने क्या किया, कनाडा ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, एशियन कंट्रीज ने क्या किया अपनी इकोनॉमीज को, अपनी बिजनेसेस को सरवाइव करने। आपके तो बिजनेसेस तबाह हो गए, और ये बिजनेस कभी खुलेंगे नहीं मंसूर साहब, ये भी बता दूं आप। सर कभी नहीं खुलेंगे आप कह रहे हैं? प्लान, देयर इज नो प्लान टू रिवाइव एनी बिजनेस, इवन अ शॉपकीपर, देयर इज नो प्लान। आज मुझे मिले सलीम साहब, अब तो अच्छा मैं जरा मोहसिन साहब से भी पूछ, मोहसिन साहब गवर्नमेंट ने तो कहा है जी बम्पर क्रॉप्स आ गई हैं जी इस बार एग्रीकल्चर के हवाले से, चूंकि सलीम साहब फरमा रहे थे, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी बड़ी जबरदस्त सर खबरें आ रही हैं। मोहसिन साहब देखिए, एग्रीकल्चर के जो खबरें आ रही हैं, अगर आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है और उसके बाद आपके जो रिटेलर्स हैं वो वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। और मैं एक और भी तो जो इनपुट्स की जो प्राइसेस हैं, हमारी प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं, हमारी जो सूरत हाल वो बनी हुई है, उसको सामने रखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि एग्रीकल्चर में क्या है। और जिस तरह से इन्होंने फिगर जो है वो फर्ज किए हैं, और पहले जो स्पेशल कमेटी है कैबिनेट की, उसके आगे एक अलहदा जो एक इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट रखा गया, और फिर ऑल ऑफ अ सडन 15-20 दिन में पता नहीं कहां से उसको चेंज करके नेशनल अकाउंट कमेटी जो है वो नया फिगर सामने ले आई, और एकदम से ये ग्रोथ आ गई। मतलब हैरानगी की बात है कि आप इस तरह चूना लगाने में मसरूफ है, मुझे लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जी बेहतर। अली मोहम्मद खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक ब्रेक लेता हूं, के बाद ये जो हैरानगी है, नंबर किस तरह चेंज हो गए। शौकत तरीन साहब का नाज़रीन, हमने, हमारी रिसर्च टीम ने जो है कुछ माजी के बयानात निकाले हैं, उनके माजी के बयानात और आज के बयानात सुन के भी कुछ तब्दीली नजर आती है। आपको दिखाता हूं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मईशत क्या बेहतर हुई है या नहीं हुई, या हुकूमती दावे जो हैं उनमें सच्चाई नहीं है। शौकत तरीन साहब मौजूदा वजीर ख़जाना बनने से पहले क्या फरमाया करते थे और अब क्या फरमाते हैं, जरा देखिएगा।
आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रखी ना, बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप, एक्सचेंज रेट को इतना ज्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। कोई सिमत नजर नहीं आ रही कि इकोनॉमी की साइड हो जा रही है, ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। इस हुकूमत ने चंद टारगेटेड चीजों के ऊपर तवज्जो दी, हाउसिंग के ऊपर तवज्जो दी, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, जो इंडस्ट्री थी स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस पर तवज्जो दी। तो उससे हुआ ये कि आपकी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एक ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। ये शौकत तरीन साहब की बात सुनिए। अली मोहम्मद खान साहब, ये वजीर खजाना बनने से पहले तरीन साहब कहते थे सब कुछ ही गलत हो रहा है, ये सिमती गलत है, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा था और इस हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। ये रद्दोबदल किस तरह आ गया सर? ये वजीर खजाना बनने के बाद रद्दोबदल आया? देखिए, उनके हिस्से का सवाल तो आप उनसे पूछें। मैं या शौकत तरीन अहम नहीं है। जो शौकत तरीन साहब ने कहा वो शायद उतना अहम ना हो, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अहम है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बोलते हैं। शौकत साहब तो अभी अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर अब इस वक्त जिधर खड़े हैं, शौकत साहब ने आपको एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है। शौकत तरीन साहब ने कि हम इस जीडीपी ग्रोथ को और वो काफ़ी आगे लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त सूरत हाल आपकी एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग विद यू क्या है? वो ये है कि देखें, जो हकीकत है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज अगर आपके सामने बैठ के मैं कहूँ कि महंगाई या इन्फ्लेशन नहीं है, दैट विल बी अ टोटल फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ तो बड़ी दूर की बात होगी। आपका वीट का बम्पर क्रॉप हुआ है, आपका शुगर का बम्पर क्रॉप हुआ है, वक्त पे केन क्रशिंग की वजह से पिछले 10-15 सालों में पहली बार बड़ा मुनाफा हुआ है किसान को, मिडिल मैन को नहीं, किसान को, मिल ओनर्स को नहीं, किसान को हुआ है। तीसरा, आप एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, काफी तादाद में बढ़ी हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत उस कमी का उसमें सामना हुआ है, कमी आई है उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज देखें, हमें अंधेरे में देखने का शौक है, अच्छी चीज को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। हमें अपने मुल्क की पता नहीं शायद तरक्की ही जो है उससे घिन आती है कि इस वक्त आपके अमेरिका जैसा मुल्क, हिंदुस्तान जो आपका हमसाया है, हमसे कोई 3-4 गुना बड़ी इकोनॉमी है, साथ में यूके। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात कर रहा हूँ, आपको डेवलपिंग कंट्रीज की भी बात कर रहा हूँ, सबकी जीडीपी ग्रोथ माइनस में गई है। अल्लाह का कोई खास कर्म है, मैं नहीं कहता कि हमने कोई बहुत तीर मारा है, ठीक है, हमने एक डिसीजन मेकिंग की है, अल्लाह ने बरकत डाली है। इमरान खान साहब ने जो पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड जो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दिया, पहला मुल्क है पाकिस्तान साउथ एशिया का जिसकी ग्रोथ नेगेटिव में नहीं गई। हिंदुस्तान की -10 तक मेरे ख्याल में गई है, अमेरिका का नेगेटिव में गया। आपकी जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 3.9 समथिंग में है और वो 4 पॉइंट समथिंग की हमारी एक्सपेक्टेशन है। और उससे भी ज्यादा अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर वो बढ़ रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत तेजी आई है, सीमेंट एक्सपोर्ट बढ़ी है, सीमेंट मुल्क के अंदर उसकी इस्तेमाल बढ़ी है। और जो बहुत खुशी की बात है, जो मैं समझता हूँ बैरिस्टर साहब की जमात के लिए एक सोचने का मकाम है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट को क्लेम करते थे कि ये अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी के चैंपियन क्लेम करते थे, लेकिन 50,000 पावर लूम्स जो हैं वो हमारी हुकूमत में फैसलाबाद की 50,000 पावर उनके करीब है सरगोदे के। मैं पूछ लेता हूं, 50,000 पावर लूम्स हमने स्टार्ट किए हैं, इन्होंने नहीं। मोहसिन साहब जवाब दे जी। आप यही कहा जाता था कि जी शरीफ खानदान तो वैसे ही खुद भी इंडस्ट्रियल है और इंडस्ट्रीज के बड़ा करीब है, लेकिन परफॉर्मेंस तो तहरीक इंसाफ ने दिखाई सर। देखिए, ये जो परफॉर्मेंस है ये इनकी कागजों में परफॉर्मेंस है, ऑन द ग्राउंड जो परफॉर्मेंस है, जब शौकत तरीन साहब जाहिर है उनकी मजबूरियां हैं, एक पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठे हैं, वो खुद ही वो बात कर रहे हैं। अब एक महीने में तो कोई अलादीन का चिराग नहीं था ना कि तरीन साहब ने एकदम यूं हाथ फेरा और चीजें बदल गई हों। वो एक महीने पहले उनकी यही राय थी कि जब आपकी बिजली महंगी हो जाएगी, जब आपकी इनपुट महंगी हो जाएंगी, गैस महंगी हो जाएगी, इंडस्ट्री किस तरह चलेगी। और हमारी जो ग्रोथ रेट थी, हमारी ग्रोथ रेट को पहले गिराया इन्होंने। वो कहाँ पे थे, 5 पॉइंट से भाग था, उसको गिरा के कहाँ पर ले गया, फिर उसको गिरा के ऊपर थोड़ा सा उठा के कहते हैं कि जी हमने तो ग्रोथ बड़ी बेहतर कर दी। पहले आपने सबसे पहले तो आपने हमारी ग्रोथ रेट की आप बात करें ना, जिसके बीच हमारी उस वक्त इंडस्ट्री भी थी, सब कुछ था। आप वो 5.9 से कंपैरिजन कर रहे हैं अपने ग्रोथ रेट का। बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा, सलीम मांडवीवाला साहब और अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होती है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।